एमएससी में न्यूअर ट्रेंड्स इन टेक्सोनोमी वाले टॉपिक में हम लोग सामान्यतः मोलिकुलर टेक्सोनोमी को देखते हैं। तो मोलिकुलर टेक्सोनोमी यानी कि डीएनए के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसको देखना होता है। मीन्स जो डीएनए है उसके आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। चूँकि टेक्सोनोमी में अगर हम लोग देखें मर्सिट मॉर्फोलॉजी तो मान लो ये जो बटरफ्लाई है, ये जो बटरफ्लाई है, दो बटरफ्लाई अगर एक जैसी है तो हम लोग उसको मॉर्फोलॉजी के आधार पे अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे टिक स्पीशीज़ हो या फिर जो काफ़ी सिमिलर हो तो फिर उनके लिए फिर हमको एक नया प्रोसेस आजमाना पड़ता है जिसको मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी हम कहते हैं। इसमें कौन सी स्टेप आती है तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सैंपल को कलेक्ट करेंगे। सैंपल को कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं? कोई टिश्यू कलेक्ट कर लिया, मान लो फिश है तो उसका फिन कलेक्ट कर लिया, किसी ऑर्गेनिज्म की कोई मसल ले ली, ब्लड एक्सेट्रा, कोई भी सैंपल हमको मिल जाएगा तो उसको हम लेंगे और उसका जो डीएनए है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। फिर अब डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद में डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम एक उस डीएनए में से एक टारगेटेड जीन लेंगे। जनरली हम जो लेते हैं वो CO फर्स्ट होता है और उस जीन को हम एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर एम्पलीफिकेशन के माध्यम से। तो पीसीआर एम्पलीफिकेशन के माध्यम से हम लोग उसको एम्पलीफाई करेंगे, मतलब कुल मिलाकर के पीसीआर की प्रोसेस करेंगे प्राइमर्स का और यूज़ करके। के बाद उस की बहुत सारी कॉपीज़ मिलने के बाद में उस डीएनए की हम सीक्वेंसिंग करेंगे, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग कर की जाएगी, ATGCTA CGTA इस प्रकार से इसकी सीक्वेंसिंग डीएनए की जाएगी। फिर सीक्वेंसिंग का कंपैरिजन किया जाएगा। अननोन सीक्वेंस है ये वाली और डेटाबेस सीक्वेंस जो पहले से मौजूद है सिस्टम में उसके साथ में हम लोग उसके डेटाबेस को कंपेयर करेंगे। तो जो भी मैच होगा, क्लोजेस्ट मैच मिलेगा, उससे हमको ये पता चलेगा कि ये स्पीशीज़ कौन सी हो सकती है या फिर इसकी ये स्पीशीज़ होने की संभावना है। तो जैसे कि हमने देखा कि डीएनए का सैंपल लिया था हमने और उसमें से एक पर्टिकुलर जीन को निकाला था जो मॉलिक्यूलर मार्कर में हम लोग एक CO फर्स्ट यानी कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज सब यूनिट वाला मार्कर लेते हैं। एक तो हम लोग ये लेते हैं अगर ये नहीं है तो फिर साइटोक्रोम B या फिर 12S राइबोसोमल आरएनए या फिर 16S राइबोसोमल आरएनए हम लोग लेंगे। अगर इसके अलावा हम लोग न्यूक्लियर जीन्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, RAG1, ITS, EF1 अल्फ़ा एक्सेट्रा न्यूक्लियर जीन्स हम यूज़ कर सकते हैं मार्कर के रूप में। कुछ माइक्रो सैटेलाइट को भी हम लोग मार्कर के रूप में यूज़ करते हैं। SNPs यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग यूज़ कर सकते हैं मोलिकुलर मार्कर के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम लोग लेंगे डीएनए के सैंपल के रूप में। ज़्यादा संभावना इसकी है कि इसके अंदर रिकम्बाइनेशन जो होता है वो नहीं के बराबर होगा या फिर बहुत वेरी लिमिटेड रिकम्बाइनेशन होता है। तो हमको स्पीशीज़ की जो आइडेंटिटी पता करने के लिए ज़्यादा आसानी रहती। न्यूक्लियर डीएनए में हम लोग जानते हैं कि रिकम्बाइनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऐसे ही न्यूक्लियर डीएनए हम जानते हैं न्यूक्लियस में पाया जाता है। और चूंकि माता से ही आया है, मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, तो इसमें जो है स्पीशीज़ के कैरेक्टर्स, एक स्पीशीज़ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस ज़्यादा है, माता के भी कैरेक्टर्स पिता के भी कैरेक्टर्स है, तो स्पीशीज़ के आइडेंटिटी के लिए ये बेटर ऑप्शन नहीं है। इसकी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की कॉपी भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा निकाल सकते हैं, इसकी कॉपी हम लोग इतनी नहीं निकाल सकते। म्यूटेशन रेट देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन रेट फास्ट होता है, यहाँ पर म्यूटेशन स्लो होता है।
तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, फाइलोजेनिक के लिए और डीएनए बारकोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो पॉपुलेशन स्टडी के हिसाब से ठीक है, स्पीशीज डिलिमिटेशन और फाइलोजेनेटिक्स को स्टडी करने के हिसाब से ये ठीक है। एग्जाम्पल क्या है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के, तो जो CO फर्स्ट हम लोग जो सबसे मोस्ट फेमस है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ही जीन हैं। साइटोक्रोम बी, 12S राइबोसोमल आरएनए, 16S राइबोसोमल आरएनए। इधर न्यूक्लियर डीएनए के एग्जाम्पल है ITS, रेग1, बीटा 5B19, EF1 अल्फा एक्सेट्रा। तो हमने जो प्रोसेस देखी है उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात की है बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कैसे किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी डीएनए की स्ट्रैंड है उसको हम लोग डीनेचर करेंगे 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम गर्म करेंगे, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाए। फिर एनीलिंग की जाएगी 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग एनीलिंग करते हैं, यानी कोई प्राइमर जोड़ करके हम लोग इनिशिएशन करेंगे डीएनए की नई स्ट्रैंड के बनाने का। तो फिर एक्सटेंशन डीएनए पॉलीमरेज और बाकी जो प्रोसेस करके हम लोग एक नई पूरी स्ट्रैंड बनाई जाती है। और इस तरह से 30 से 35 साइकिल रिपीट करने पर हमको मिलियंस कॉपीज निकल जाती है टारगेटेड डीएनए की। तो जो फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने स्टेप्स देखी है उसमें से एक डीएनए बारकोडिंग आती है। तो डीएनए बारकोडिंग जैसे ये है, हमारे पास में कोई सैंपल है, ऑर्गेनिज्म है, अननोन स्पेसिमन है। अब इसका हम लोग जब COI जीन का बारकोड निकालते हैं तो CIO जीन का जो बारकोड है, मान लो ये है ATGCTA CGTA, इसका स्पेसिमेन का बारकोड है। अब इसको कंपेयर करेंगे रेफरेंस डेटाबेस सिस्टम, एक बहुत फेमस है बोर्ड सिस्टम, उसके साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास में जो वैरायटी निकल के आएगी, मान लीजिए 3 तरह की वैरायटी निकल के आई है। एक ये बता रहा है कि स्पीशीज ए जो है उसकी 98% से ज़्यादा की सिमिलरिटी है इस स्पेसिमेन के साथ में। फिर 90 से 98% ये हो सकता है कि ये स्पीशीज बी हो, और जो सबसे कम सिमिलरिटी बता रहा है मतलब 90% से कम, तो ये तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, न्यू स्पीशीज है। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, तो फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ में हम लोग जैसे एवोल्यूशन के प्रकार से हुआ है किसी ऑर्गेनिज्म का वो देखते हैं पुराने किसी ऑर्गेनिज्म से। क्रिप्टिक स्पीशीज़ के डिटेक्शन के लिए तो दो मान लो स्पीशीज़ दिखने में तो सिमिलर है बट वो जेनेटिकली डिफरेंट है, तो इस तरह की स्पीशीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्रिप्टिक स्पीशीज़ को डिटेक्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के असेसमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी में अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आया तो उसको समझने के लिए, कंजर्वेशन जेनेटिक्स के लिए। कंजर्वेशन इन बेटर हो पाएगा जब हम इनकी जेनेटिक्स समझ पाएंगे नए किसी ऑर्गेनिज्म की और किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है नए नए जीन्स का, तो उसको समझने से हमको कंजर्वेशन में फ़ायदा मिलेगा। इन्वायरमेंटल डीएनए मॉनिटरिंग में, इन्वायरमेंट में डीएनए कोई भी ऑर्गेनिज्म छोड़ के किस तरह से चला जाता है। मान लो ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड के अंदर इस लोकेशन में मान लिया कोई फिश थी, अब वो इस यहाँ से माइग्रेट होकर कहीं चली गई, लेकिन उस पानी के अंदर, उस वाटर के अंदर उसका कुछ ना कुछ सैंपल हमको मिल भी जाए, चाहे वहाँ पर फिश मिल जाएगा चाहे वहाँ पर फिश नहीं है, तो उस सैंपल ऑफ वाटर को हम लेंगे और वहाँ से हम लोग जो सारी स्टेप्स हम लोगों ने देखी है फर्स्ट स्लाइड के अंदर, ऐसे प्रोसेस से हम लोग उसमें से डीएनए का सैंपल निकाल सकते हैं। फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम जो हो जाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को मार डाला गया है, फिर उसमें से उसका कुछ भी सैंपल मिल गया, तो उससे पता कर पाएंगे कि वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म को किल किया गया, उसके साथ में किस प्रकार का क्राइम हुआ। स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन में कोई भी आइडेंटिफाई करना है स्पीशीज़, तो उसके लिए डीएनए बारकोडिंग आदि के माध्यम से हम लोग मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी को अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, डीएनए को किस प्रकार एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किस तरह की प्रोसेस की जाती है, टारगेटेड जीन जो होता है कौन सा टारगेटेड जीन ली जाता है, जनरली CO फर्स्ट लिया जाता है,
और इसके अलावा हम कौन कौन सा ले सकते हैं। पीसीआर की प्रोसेस हमने देखा। हम लोग जनरली टारगेटेड जीन कहाँ से लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जीन को क्यों प्रेफर करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल को प्रेफर करते हैं, डीएनए को प्रेफर, न्यूक्लियर डीएनए को हम कम प्रेफर करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग की प्रोसेस हमने देखी, बारकोडिंग की प्रोसेस देखी, सीक्वेंस का कंपैरिजन बोल्ट सिस्टम के साथ में हम जनरली करते हैं। और इस प्रकार से नई स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया जाता है, ये वाली सारी प्रोसेस हमने मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी के तहत देखी।